तो चलिए आज की जो हमारी टॉपिक है द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कल जहां से हमने थोड़ा सा इसको किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, कल भी हमने डिस्कस किया था। कोई बताए कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कि भाई हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें एक चेंज आए, इसमें एक चेंज आए। कौन सी चेंज आए? फिजिकल के केमिकल? इसमें एक केमिकल चेंज आए। कौन सी चेंज आए? केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है कि नई चीज बनती है। ठीक है, नई चीज बनती है, तो नई चीज को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। complete transformation of reactant into product के हमारे पास अगर हम ऐसा लिखें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होल अमाउंट, जितनी भी अमाउंट है, ठीक है, रिएक्टेंट की, वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है उसमें केमिकल चेंज आती है। केमिकल चेंज आने का मतलब क्या है कि भाई मटेरियल जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जो पुराने बांड होते हैं रिएक्टेंट में वो टूट जाएंगे, नए बांड बनेंगे। क्या बनेंगे? नए बांड। इसी तरह से क्या होगा? नए बांड बनने की वजह से जो आपकी प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। क्या होगी? अब मुझे ये बताएं, तो आफ्टर रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, तो ये जो रिएक्टेंट था और ये जो प्रोडक्ट था, इनमें क्या सिमिलर होगा? व्हाट इज सिमिलर बिटवीन ए एंड बी? तो ए और बी के बीच में क्या सिमिलर होगा? ए बी सी डी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कंपोजिशन और टोटल मास क्या सेम होगा? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। लेट सपोज कि हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हमने रिएक्शन किया, व्हाट वी गॉट? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंपोजिशन चेंज हो गई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पे, वो तो चेंज हो गई, तो केमिकल तो चेंज होंगी। अब अरेंजमेंट भी चेंज होगी, डिफरेंट मटेरियल बन गए, तो फिजिकल भी चेंज होंगी। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब बुक अपनी लैंग्वेज में क्या बताता है हमें कि केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कंसीडर्ड एज द कन्वर्जन ऑफ एंटायर स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। कि हमारे पास जितनी भी अमाउंट थी रिएक्टेंट की, जितनी भी अमाउंट थी, वो पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिर ये क्या है? कह रहा है कि ये सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस हैं जिनके लिए ट्रू है। ऐसे रिएक्शंस जो ओपन कंटेनर में होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात सही है। पर ज्यादातर रिएक्शन जो क्लोज कंटेनर में होते हैं, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो ओपन कंटेनर में होंगे, तो वो रिवर्सिबल होंगे या इरिवर्सिबल होंगे? क्यों रिवर्सिबल होंगे? क्योंकि उनमें रिएक्टेंट बनाएगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वापस नहीं आएगा। यानी रिएक्टेंट की जो रिएक्ट करने की एबिलिटी है, जिस कंडीशन पे प्रोडक्ट उसी कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करता। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम कंडीशंस हो या थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह, फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड में भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे बुक क्या कहते हैं? दिस इज ट्रू फॉर सम रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल। अगर तो रिएक्शन ओपन वेसल में हो रहा है और जिसमें प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्टेंट में नहीं रिवर्स होती, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर नोन एज इरिवर्सिबल और यूनिडायरेक्शनल, और आप इसको वन वे रिएक्शन भी कह सकते हैं। या क्या कहेंगे? वन वे।
यानी इसमें इन रिएक्शन में क्या होता है रिवर्सिबल में कि ए रिएक्टेंट है सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बीच में ये जो बी है आपका, ये वापस मुड़ के नहीं देखेगा, मुड़ के नहीं आएगा, सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? एक ही डायरेक्शन है, फॉरवर्ड ही होगा। तो रिएक्टेंट की जितनी भी अमाउंट होगी वो पूरी की पूरी अमाउंट किस में कन्वर्ट होगी? प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्शन पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। रिएक्टेंट की जितनी भी अमाउंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बचता नहीं है रिएक्टेंट, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और रिएक्शन पूरा हो जाता है। तो दीज रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल और एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो। एक ही एरो लगाएंगे, दो एरो लगाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, पॉइंटिंग आउट क्या पॉइंट करता है? कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। इन दीज रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट की जितनी भी अमाउंट होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ए के 100 ग्राम्स लिए थे तो बी के हमें एग्जैक्टली क्या मिलेंगे? 100 ग्राम। ये अकॉर्डिंग टू किसके है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे। यहां पे उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टेंट में मास मौजूद था वो खत्म नहीं होगा और प्रोडक्ट में नया मास बनेगा नहीं, तो सिर्फ मास क्या होगा? ट्रांसफॉर्म होगा। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट में फॉर्म चेंज हुई, कंपोजिशन चेंज हुई, नया मास बन गया, पर क्वांटिटी क्या रही? सेम रही। यानी जितने रिएक्टेंट की अमाउंट थी एग्जैक्टली उतनी क्या होगी? उतनी प्रोडक्ट की अमाउंट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? आगे इसका भाई कह रहा है कि अगर आप अपने घर में मिसाल देखें, रियल लाइफ में हम घर में जो गैस जलाते हैं, कौन सी? मीथेन गैस। अब क्या होता है, मीथेन गैस जब जलती है हवा वाली ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हीट बनती है जिससे कुकिंग होती है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं और जो वाटर बना है, क्या इनको दोबारा हम जोड़ के वापस मीथेन गैस बना सकते हैं? नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट को वापस धकेलना मुश्किल हो जाए, रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाए, या वो उसी कंडीशन पे वापस रिवर्स ना हो सके, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है बेटा। तो इसी तरह से अब दो तीन बातें डिस्कस हुई। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद क्या? रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। और टोटल अमाउंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है वो सेम होगी कि डिफरेंट होगी? सेम होगी। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बात सिर्फ एक बात बताता चलूं, जो काम की बात है, ये बात सिर्फ इन केमिकल रिएक्शन के लिए ठीक है। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन पे चले जाओगे तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर ऐसा नहीं होता। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो नोटिसेबल मास, यानी इसमें क्या होता है कि जो मास चेंज होता है बट बहुत ही थोड़ा होता है, इतना थोड़ा होता है कि जो है उसको यानी डिटेक्ट नहीं कर सकते आमतौर पे, ठीक है। पर जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बहुत सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट का जितना मास होगा तो प्रोडक्ट का मास उससे नोटिस करने जितना कम होता है, यानी आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कितना मास जो है वो कम हुआ, अकॉर्डिंग टू E=mc² इक्वेशन, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो एक्सेप्शन है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे नहीं होता, यहां पे होता है आम केमिकल रिएक्शन में। तो भाई आगे कह रहा है कि एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, फिर दूसरे रिएक्शन ऐसे होते हैं, देयर आर मेनी रिएक्शंस, जब उनको क्लोज कंटेनर में वेसल में किया जाए तो फिर वो दोनों जो है डायरेक्शन में चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन को आप क्लोज कंटेनर में करें और वो रिवर्सिबल बन जाए, कंडीशनल है। अगर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिएक्ट करने की कंडीशन थोड़ी सी मैच करती हैं, आइडेंटिकल हैं, तो जिस कंडीशन पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उसी पे प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना सकती है, यानी दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट नियरली जो है वो सेम है या थोड़ा डिफरेंस रखती है, तो रिएक्शन आपका रिवर्सिबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यानी आप इसी को मीथेन को क्लोज कंटेनर में जलाएं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो उसमें मीथेन दोबारा बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यानी
सिर्फ वही रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं जिनकी आइडियल कंडीशन हो, एक जैसी कंडीशन हो, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, उसी सेम या थोड़ा सा डिफरेंस पे प्रोडक्ट दोबारा क्या बना सके, रिएक्टेंट बना सके, तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद ये है कि हाउ देयर आर मेनी रिएक्शंस व्हिच डू नॉट गो टू कंप्लीशन, के ऐसे रिएक्शन है, हमने वहां पे क्या पढ़ा इरिवर्सिबल में, कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट यानी रिएक्टेंट की जो जितनी भी अमाउंट है वो गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट, टोटल अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। पर कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनकी 100% अमाउंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ठीक है, कुछ हद तक वो जैसे ही प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट जो है सडनली वापस जो है अपने साथ मिलके दोबारा ओरिजिनल रिएक्टेंट बनाना शुरू करेगी। तो ये रिएक्शन अब जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये रिएक्शन एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये दो डायरेक्शन में जा रहा है। पहले ये फॉरवर्ड गया, जैसे ही प्रोडक्ट बनी, जैसे ही प्रोडक्ट बनी, बहुत सारे एग्जांपल हैं बेटा, एक क्यों, ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट बनी तो प्रोडक्ट ने दोबारा रिएक्ट करना शुरू किया और उसने क्या बनाया, रिएक्टेंट, उसने क्या बनाया। तो इसी तरह से क्या हुआ कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन निकला कि रिवर्सिबल। अब अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करे, तो अब जरूरी कंडीशन है कि इसको क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। जब तक रिएक्शन क्लोज कंटेनर में नहीं होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो however there are many reactions which do not go to completion, the reactants are never completely converted into product। हमने irreversible reaction में देखा कि जितनी भी अमाउंट थी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई थी, पर इनमें कह रहा कि 100% नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा होगा, पॉसिबल है बहुत थोड़ा हो, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो, पॉसिबल है प्रोडक्ट बहुत थोड़ी, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हेन कैरिड आउट इन क्लोज वेसल, के रिएक्शन क्लोज वेसल में हो रहा था, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट बनाया, हमने प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, तो ठीक है, तो आपका रिएक्शन दोनों तरफ घूमता रहेगा और कभी कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में जाए। भाई क्या हुआ था, हुआ ये था कि ए रिएक्टेंट था, ठीक है, फिर इसने क्या बनाई, प्रोडक्ट बी, जैसे ही बी बना एक स्टेज आई, ठीक है, बी ने दोबारा बनाना शुरू किया ए, ठीक है, ए बनाना शुरू किया, तो फिर क्या होगा कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल कहें या क्या कहेंगे, टू वे कहें, वो वन वे था। ठीक है, रिएक्टेंट्स आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा प्रोडक्ट वापस आएगा। तो 100% इनमें रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, 99.9% हो सकता है, पर 100% नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट या थोड़ी सी रिएक्टेंट जरूर बच जाएगी। आगे क्या चीज है कि दीज रिएक्शंस रीच, अब जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो शुरुआत में क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, ज्यादा। अब क्यों ज्यादा होगी, देखिए जो रेट है, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट में क्या होता है, मास, मास में क्या आते हैं, मोल्स, जो भी ले लें एक ही बात है, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं, मोल्स में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कोलियंस ज्यादा होंगे। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल को कोलाइड करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है कि मॉलिक्यूल कोलाइड करे फिर ही प्रोडक्ट बनेगी। देखिए नॉर्मल स्टेट में मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करता है, ठीक है, अब उसके पास जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उसके पास थोड़ी इनफ एनर्जी होनी चाहिए। भाई क्या होना चाहिए फिर, कि इतनी एनर्जी हो कि वो जोर से टकराए, ज्यादा स्पीड में टकराए। ठीक है, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता लो एनर्जी के साथ टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स उनको वापस धकेल दे। अगर वो ज्यादा फोर्स से टकराते हैं तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है जिससे वो मूव करके आ रहे हैं,
तो टकराते वक्त वो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें क्या होता है, एक मरतबा फिर सुने कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, वो स्लोली टकरा रहे हैं विथ लेस एनर्जी, टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही होंगे, वो उनको वापस क्या करेंगे, धकेल देंगे। अब अगर वो इनफ एनर्जी के साथ टकराते हैं, ज्यादा स्पीड के साथ टकराते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन में कन्वर्ट होगी, बांध हिलना शुरू होगी। वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से बांध हिलना शुरू होगी तो बांध टूटने की पॉसिबिलिटी है। अब जब तक रिएक्टेंट के बांध टूटेंगे नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। और बांध टूटने के लिए क्या जरूरी है कि उनको टकराना चाहिए। टकराने से क्या होगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल में कन्वर्ट होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती है तो बांध टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यानी सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे और किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ कोलियंस पे, जितने ज्यादा होंगे, ठीक है। अब ये भी नहीं है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एवरी टाइम मॉलिक्यूल टकराए और प्रोडक्ट बन जाए, तो थोड़े ही मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वो एनर्जी डायग्राम वगैरह उसको इधर रहने दे। यानी सिंपल सी बात है कि शुरुआत में आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो शुरुआत में लेट सपोज के इसके 20 मोल्स थे, कितने मोल्स से, 20 मोल्स, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, इसके कितने मोल्स होंगे, 0 मोल, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, लेट सपोज के 50 सेकेंड्स गुजरे, ठीक है, तो इसके 5 मोल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। कितने मोल, 5 मोल, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अभी सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है कि बैकवर्ड, ठीक है, क्योंकि इसकी अमाउंट तो क्या थी, 0 थी। अब फॉरवर्ड रिएक्शन होना शुरू हुआ है अभी, ठीक है। अब ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बी की कंसंट्रेशन 0 है, तो शुरुआत में जब रिएक्शन शुरू होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, 0, निगलिजिबल, ना होने के बराबर, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि रिएक्टेंट की देखें कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होती जाएगी। लेट सपोज के भाई 200 सेकेंड के बाद इसके 4 मोल और गए तो कितने रह गए, 11 मोल्स, ठीक है। इसके कितने हो गए, 9 मोल्स हो गए। तो आप टाइम नोट करें जरा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और रेट किस पे डिपेंड करता है। तो शुरू में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बहुत तेज होती, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार तो किसकी स्लो होगी, स्लो क्या होगी भी नहीं, शुरुआत में जब टाइम इंटरवल 0 सेकेंड था तो होगी भी नहीं, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वक्त गुजरने से बढ़ती जा रही है, तो फिर अब स्पीड पकड़ेगा कौन, बैकवर्ड रिएक्शन। फिर एक स्टेज आएगी जिस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएंगे, बराबर। उस स्टेज को क्या कहते हैं, तो भाई आगे क्या कहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज व्हिच प्रोड्यूस प्रोडक्ट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। प्रोडक्ट बनाई, फिर उसने क्या किया कि सडनली जो है आपके रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनी है वो दोबारा कन्वर्ट होके ओरिजिनल रिएक्टेंट बनाएंगे, ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हेंस इस वजह से आपको 2 वे बाय डायरेक्शनल रिएक्शन मिलेगा, जो फॉरवर्ड में होगा, बैकवर्ड में भी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, कुछ वक्त के बाद स्टेज आएगी जिस स्टेज पे क्या होगा कि दोनों रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाएगी और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। यहां पे 2 कीवर्ड है, इक्वल होगी कि कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी कि कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जोर से कहें, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, कोई प्रॉब्लम, चले तो आगे आते हैं। अब भाई इन रिएक्शंस को 2 सर वाली एरो से जाहिर करते हैं, ठीक है। 2 सर वाली एरो जो क्या होती है, 2 हाफ हेडेड बट अपोजिटली डायरेक्टेड एरोज। फॉरवर्ड रिएक्शन, 1 एरो फॉर द फॉरवर्ड एंड अदर फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स हैं, एस्टरिफिकेशन है, ठीक है। ये क्या है भाई, एसिटिक एसिड, ये क्या है, अल्कोहल, क्या बनेगा, ईस्टर, ईस्टर प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों कंडीशन में एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, दोनों डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सिमिलरली भाई आपका डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, टूटेगा, टूट के 2 नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, NO2। सिमिलरली अमोनिया हेबर प्रोसेस है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, अमोनियम बनाएगा, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है।
अब ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन कब कंसीडर होंगे? व्हेन दे आर अकरिंग इन क्लोज कंटेनर, जब ये क्लोज कंटेनर में होंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होंगे, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में, ठीक है। चलें इसको भी सेव करते हैं और आते हैं आगे। आगे क्या चीज है बेटा? अब कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वही बात बार बार बुक ने रिपीट की है तो हम भी रिपीट करते हैं, हमें क्या कौन से पैसे लग रहे हैं। तो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है, किसमें? इरिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल में, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है। वक्त गुजरता जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, पर शुरुआत में क्या हो रहा था? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। पर जैसे ही वो स्टेज आएगी जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो रफ्तार क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, ठीक है। एक ये तरीका है कि भाई अ स्टेज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब देखें इक्विलिब्रियम में ज्यादातर हम जो है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वर्ड यूज नहीं करते, हम करते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वही रिएक्टेंट, जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है। कैसे कि रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन की, प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की, रिएक्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का। तो ज्यादातर जो है कंफ्यूज ना होने के लिए हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर वर्ड यूज करते हैं। तो भाई एक डेफिनेशन ये है केमिकल इक्विलिब्रियम की कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज है जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाए। ये नीचे वाली डेफिनेशन हो गई। दूसरी क्या है? जब जिस रफ्तार पे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, उसी रफ्तार से प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? बराबर होगा, तो जिस रफ्तार से रिएक्टेंट गायब होकर प्रोडक्ट बना रहा है, उसी रफ्तार से प्रोडक्ट गायब होकर रिएक्टेंट बना रहा है, तो अमाउंट क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स कोलाइड तो कर रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? डायनामिक के स्टैटिक? इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? डायनामिक। और क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रिएक्टिंग स्पीशीज आर प्रेजेंट विथ नो नेट इन चेंज इन कंसंट्रेशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा कंसंट्रेशन फिक्स रहेगी, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। पर जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस वक्त तो चेंज होती है ना। किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? वक्त गुजरने से रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज्यादा। फिर एक स्टेज आई, ठीक है, बराबर हो जाएगी। दिस हैपेंस ओनली इफ टू अपोजिंग रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट। अगर दो अपोजिट रिएक्शन है, फॉरवर्ड में भी जा रहा है रिएक्शन, ठीक है बराबर, और बैकवर्ड में भी जा रहा है, और रफ्तार सेम है। रफ्तार क्या है? सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इट मींस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूअसली, रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट बना रहा है, स्पीड सेम है। स्पीड क्या है? सेम है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? चले यहां ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये देखें क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विथ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? तो कम हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ, यहां से रेट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हाई रेट था, ये यहां पे क्या था? स्लो था, यहां पे क्या था? फास्ट था, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम होता गया, कम होता गया, क्यों? कंसंट्रेशन कम होती गई। और बैकवर्ड का जो रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन का है वो क्या होता गया? बढ़ता गया। तो जब इक्विलिब्रियम आया इस पॉइंट पे, तो देखें फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रफ्तार क्या हो गई? बराबर। तो अगर रिएक्शन हमारे पास ये था कि A प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम A और B की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो यहां से नोट करें कि ये हाई कंसंट्रेशन थी, ठीक है, यहां पे क्या था? लो कंसंट्रेशन। तो शुरुआत में प्रोडक्ट क्या होगी? जीरो होगी। तो सी और डी आपको क्या मिलेगा? सी और डी आपको जीरो से स्टार्ट होगा, और ये हाई कंसंट्रेशन पे मौजूद थे, वक्त गुजरता गया, कंसंट्रेशन चेंज होती गई। जब तक आपको ये स्टीपलनेस यानी कर्व नजर आ रहा है, जब तक कर्व नजर आ रहा है, यानी
कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जब तक ये आपका जो कर्व है आना बंद हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए, मतलब क्या हुआ कि अब कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। यानी इस स्टेज पे जो कंसंट्रेशन है वो कौन सी कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी। तो अब देखिए वक्त गुजर रहा है, टाइम यहां से गुजर रहा है, पर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। इधर से देखिए कि क्या हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, पर एक स्टेज आया जहां पे कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई। तो क्या हो गया, केमिकल, क्या आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। चलें भाया आगे आते हैं। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, जरा इसको थोड़ा रंगीन चीज में देखते हैं। भाई बुक क्या बता रहा है, बुक बता रहा है, हम एक एग्जांपल कोड करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या होंगे। अब ये एक रिएक्शन हमने लिया है एज अ एग्जांपल, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन है, ईस्टर बनना है, वाटर बनना है, ठीक है। अब ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, बैकवर्ड, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में पहली बात रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट कौन है, ये दोनों है, ये कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है, कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट में होगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एरो कौन सी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली। तो कहां से रिएक्शन जाएगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है, राइट में क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका क्या होगा कि राइट ये है, राइट से किधर आएगा, लेफ्ट साइड पे। सो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। यानी प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से नहीं, प्रोडक्ट सॉरी सही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट एरो लगाएगा किसकी तरफ जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ, पर लिखा उल्टा हुआ, उल्टा एरो लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। कि प्रोडक्ट क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। इधर क्या था, रिएक्टेंट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इनिशियल स्टेज अभी जो हमने डिस्कस किया वही बात है। तो शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो कौन सा रिएक्शन तेज होगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, फिर क्या होगा, इनिशियल स्टेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज फाउंड टू वेरी फास्ट ड्यू टू लार्ज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो रेट पे इफेक्ट क्या होगा, स्लो होता जाएगा, रेट क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। फिर इस साइड पे क्या होगा कि शुरुआत में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होगी। शुरुआत में व्हेन T इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम इंटरवल जीरो है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी, ठीक है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, ठीक है। तो इनिशियली एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज नोटेबल टू बी निग्लिजिबल होता है ड्यू टू जीरो कंसंट्रेशन। जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार तब तक बढ़ती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। पहले फॉरवर्ड तो बहुत तेज था, बहुत तेज था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन कम होती गई, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता गया, आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता गया, बढ़ता गया, पर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जैसे इक्विलिब्रियम आ गया तो रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। एट स्टार्ट ओनली रिएक्टेंट मौजूद थे, प्रोडक्ट नहीं थे। इक्विलिब्रियम पे क्या थे, रिएक्टेंट भी मौजूद है, प्रोडक्ट भी मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम डील करेंगे, ठीक है। यहां में इसमें कोई दिक्कत बेटा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, पर बुक ने फिर अलग अलग पोर्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलें उसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। चलें अभी आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब भाई कह रहा है कि आप ठहरें, पहले मैथमेटिकल कंसंट्रेशन पे जाने से पहले आप जरा ठहरें। चले भाई हम ठहर जाते हैं, हमें क्या है, ठहर जाते हैं, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। भाई ठहरे ठहरे तो हम ठहर गए। अब जरा देखें हमारे पास रिएक्शन जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है,
हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? हमारे पास रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस, कोई रंग नहीं होता, पर्पल होता है। क्या होता है? पर्पल। ये क्या होता है? कलरलेस, कोई रंग नहीं होता। अब यानी क्या चीज है कि रिएक्टेंट जो है वो पर्पल कलर का है, डार्क पर्पल कलर का है, ठीक है, रिएक्टेंट। भाई कह रहा है कि आप ठहरें, आपको ये पता कैसे चलेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है? तो आपको साइन कैसे मिलेंगी? ठीक है, ठीक है, आपको साइन कैसे मिलेगी या आपको इंडिकेशन कैसे मिलेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है? तो उसके दो मेथड्स हैं, एक फिजिकल मेथड होता है और केमिकल मेथड, ठीक है। अब मेथड बुक में आगे दिए हैं पर पहले से एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पहले, केमिकल मेथड से जाने से पहले आप ये रिकॉग्नाइज करें कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा, अपने जहन में लाएं। आप कैसे समझ सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है? तो जरा गौर कीजिए कि भाई ये कलरलेस, ये पर्पल और ये कलरलेस, ठीक है। तो शुरुआत में इनिशियली इसका कलर क्या होगा? डार्क पर्पल होगा। अब रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? जिसका कलर क्या है? कोई कलर नहीं। तो इक्विलिब्रियम में जितना आपका आयोडीन कम होता जाएगा तो कलर फीका पड़ता जाएगा, कलर फीका पड़ता जाएगा। तो भाई पर्पल इतना हुआ, फिर और फीका हुआ, फिर और फीका हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे आयोडीन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उसके साथ कलरलेस जो है वो लिक्विड मिलता जाएगा, तो उसका जो कलर है वो फीका पड़ता जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होता गया कलर फीका पड़ता गया। फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता रिवर्सिबल रिएक्शन, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा कलर, थोड़ा सा, ज्यादा नोटिसेबल नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट क्या बना रही है? रिएक्टेंट बना रही है। फिर क्या होगा कि पहले फीका पड़ता गया, पड़ता गया, पड़ता गया, फिर थोड़ी सी चेंज आई, फिर वक्त गुजरता जा रहा है पर कलर चेंज नहीं हो रहा। वक्त गुजरता जा रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब आयोडीन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। अगर आयोडीन की कांस्टेंट है तो दूसरों की भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि आयोडीन का कलर पर्पल है, उसका फीका पड़ना बंद हो गया है या उसका डार्क होना बंद गया, तो हमें आयोडीन का पता चल रहा है। जब आयोडीन कांस्टेंट हो जाएगा तो दूसरे भी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे ना। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जब कलर ज्यादा चेंज होना बंद हो जाए, ज्यादा चेंज होना बंद हो जाए, तो हमें यह इंडिकेशन मिल जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। हाइड्रोजन की, आयोडीन की, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन सेम हो चुकी है और दोनों की जो रफ्तार है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वो क्या हो चुकी है? इक्वल हो चुकी है। अब यही चीज जो है, यही चीज बुक ने क्या की है कि बहुत ही लंबी चौड़ी लिख के बताई है। चलें बुक वाली लैंग्वेज को भी देख लेते हैं, उसको, बुक की लैंग्वेज को कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपके क्वेश्चन कहां से आएंगे? बुक से आएंगे। तो भाई यही बात जो मैंने समझाई है वर्ड्स में भी देख लेते हैं। अब क्या चीज है? अब क्या चीज है? भाई कह रहा है कि बिफोर गोइंग टुवर्ड्स मैथमेटिकल अप्रोच केमिकल इक्विलिब्रियम वी फाइंड टू नो व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन अ केमिकल सिस्टम, कि कब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। भाई कह रहा है टू फाइंड आंसर लेट अस कंसीडर द दिस रिएक्शन, कि इसका पर्पल कलर है, ठीक है, और ये कलरलेस होता है और ये भी क्या होता है? कलरलेस। व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज मिक्स्ड इन अ सील्ड कंटेनर, रिएक्शन की कंडीशन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे और किलोज वेसल में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, करेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बनाना शुरू करेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो क्या होगा? इनिशियली ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा। क्यों तेज होगा? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। फिर कौन बढ़ेगा? ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो इसको बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करते। आगे आते हैं, आगे भाई क्या कहते हैं? आगे क्या कहता है कि अल्टीमेटली क्या होगा? द रेट एट विच हाइड्रोजन आयोडीन
बिकम्स इक्वल टू द रेट ब्रेक डाउन बैक इनटू ये, यानी जिस रफ्तार से पहले ये हुआ कि आयोडीन फीका पड़ना शुरू हुआ, आयोडीन और हाइड्रोजन ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड ने दोबारा क्या बनाया, हाइड्रोजन और आयोडीन बनाया, फिर एक स्टेज आई जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या हुई, कांस्टेंट हो गई, कलर चेंज होना बंद हो गया, कलर जो फीका रह गया था उतना ही फीका रहा, उससे ना ज्यादा फीका हुआ ना ज्यादा डार्क हुआ, तो क्या हो गया, तो पहले ये कलर था, इक्विलिब्रियम पे ये कलर है, ठीक है। अब टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, पर कलर जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कोई दिक्कत बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, इसको भी रहने दे। अच्छा, यहां पे इसी रिएक्शन को इस पॉइंट पे कैसे जो एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड वाले को देखिए जरा क्या हुआ है कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन है इनकी कंसंट्रेशन क्या थी, शुरुआत में हाई थी, हाई कंसंट्रेशन, फिर क्या होता गया, इसकी कंसंट्रेशन कम होती गई, कम होते 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 ये जो यानी इसमें जो मोड़ांक है, डेविएशन है, वो बंद हो गई और कंसंट्रेशन सेम रह गई। फिर प्रोडक्ट का क्या हुआ कि पहले कंसंट्रेशन क्या थी, लो थी, ठीक है, ये प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन शुरुआत में लो थी, अब क्या हुआ कि आस्ता आस्ता बढ़ते 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 आके इस स्टेज पे फिक्स हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पे दोनों की कंसंट्रेशन फिक्स हो गई। अब वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त बढ़ रहा है, पर कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही, ना इसकी कम हो रही है, ना इसकी थोड़ी ज्यादा हो रही है, ना इसकी कम हो रही है, तो क्या आ गया, इधर आए, रेट ऑफ फुल। अब यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन शुरुआत में क्या था, रेट जो है वो क्या था, फास्ट था, किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, स्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, स्लो आके एक स्टेज पे आके यानी एक स्टेज पे आके वहीं पे ठहर गया, रुक नहीं गया, मतलब स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनने की जो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की रफ्तार है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, बढ़ती गई, शुरू में ये फास्ट था, बाद में ये, फिर ये भी आके इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे थम सा गया, फिर वक्त गुजरता गया, दोनों की स्पीड चेंज नहीं हुई, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी सेम होती है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का और भी होता है, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, चेंज इन कलर है, तो जो भी कलर इक्विलिब्रियम पे होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का या जो मिक्सचर का नजर, वो चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, प्रेशर चेंज नहीं होगा, अगर गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, और क्लोज कंटेनर में है, तो जरूर रिएक्शन का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा। अगर हम मानोमीटर लगा दें अंदर, तो पहले प्रेशर कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो देयर आर सो मेनी इंडिकेशंस जो आपको बताते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। इस ग्राफ में कोई दिक्कत बेटा, कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कांस्टेंट हो गई, रेट कम हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बढ़ रहा है, सेम हो गए। चलें भाई आगे आते हैं, नेसेसरी कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा, कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है भाई, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, बुक ने 4 कंडीशन दी है कि ये अगर रिएक्शन पे आप मेंटेन करोगे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। वो क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन ओनली एस्टेब्लिश इफ कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल। अब क्लोज वेसल ना हो तो क्या होगा, मान लें कि भाई रिएक्टेंट लिक्विड है, प्रोडक्ट जो है वो गैस है, प्रोडक्ट क्या है, गैस है, अब दोनों ओपन कंटेनर में हो रहे हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कब मेंटेन रहेगा, जब दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। मुझे बताया उड़ने की रफ्तार किसकी ज्यादा होगी, अगर ये ओपन कंटेनर में उड़ेगा कौन जल्दी, लिक्विड या गैस, ये जल्दी उड़ जाएगा, निकल जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह पाएगी, लिक्विड भी उड़ेगा थोड़े से रेट में, वेपर्स बनेंगे, ठीक है, पर गैस जल्दी उड़ जाएगा, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। जब नहीं रह पाएगी तो क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है? हमने क्या किया, डिब्बा बंद कर लिया, डिब्बा बंद कर लिया तो ना रिएक्टेंट उड़ रहा है ना प्रोडक्ट उड़ रहा है, दोनों अंदर ही मौजूद हैं, तो दोनों की जो अमाउंट है, अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी कंसंट्रेशन है, वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जब वो फिक्स रहेगी, वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, तो ठीक है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगी।
आगे क्या चीज है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी, ये चेंज नहीं होगी। वक्त गुजरने के साथ ये चेंज नहीं होंगी। तीसरी बात क्या है? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा? डायनामिक। डायनामिक क्यों आएगा? क्योंकि रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल टकराएंगे, तो मॉलिक्यूल जो है वो मोशन में होते हैं, इस वजह से इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? डायनामिक होगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगी। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो, आपने रिएक्टेंट दोबारा दूसरा ऐड कर लिया, या आपने रिएक्टेंट निकाल लिया, या प्रोडक्ट ऐड की, प्रोडक्ट निकाल लिया, तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। तो ये नेसेसरी कंडीशन थी जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। थोड़ा सा आगे आते हैं। फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। अब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? अब कैटलिस्ट क्या करता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है? बढ़ाता है। फॉरवर्ड बढ़ेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में जल्दी बनेगी। अब जितनी रैपिड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट होगी, उतना बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा? तेज होगा। यानी सिंपली कहें तो कैटलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे इफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन तेज करेगा, उसी रफ्तार से बैकवर्ड खुद ब खुद क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। इस वजह से वो डिस्टर्ब नहीं करता। तो फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था। हमने किया है। नहीं किया था तो इक्विलिब्रियम देर से एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि फॉरवर्ड स्लो चल रहा था, आस्ता आस्ता प्रोडक्ट बना रहा था। बैकवर्ड आस्ता आस्ता क्या बनाएगा? रिएक्टेंट बनाएगा। तो इक्विलिब्रियम देर से होगा। अब हमने कैटलिस्ट यूज किया, क्या हुआ? फॉरवर्ड जल्दी हो गया, बैकवर्ड भी जल्दी हो गया। तो जो उनकी इक्वलिटी है रेट में, और जो कंसिस्टेंसी है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, वो जल्दी अचीव हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? जल्दी। बात समझ गए बेटा? ठीक है। एडिंग कैटलिस्ट, उसके बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, आपने नोबल गैसेस ऐड कर दी। क्या ऐड किया? नोबल गैसेस किस पे? नोबल गैसेस जो है वो किसी से रिएक्ट करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस से इनके रेट पे, इनकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? ना वो रिएक्टेंट से रिएक्ट करेंगे। अगर रिएक्टेंट से करते तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती? कम हो जाती। ना प्रोडक्ट से करते हैं। ठीक है। तीसरी बात कि ओवरऑल वॉल्यूम अगर आप चेंज करते हो, रिएक्टेंट की जो पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन वो सेम रखते हो। रिएक्शन भाई हो रहा था 2 लीटर वेसल में, रिएक्शन का वेसल आपने बढ़ा के 5 लीटर कर दिया, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स, आखिरी बात करते हैं आज की। कैरेक्टरिस्टिक, पहली बात के केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक या स्टैटिक? ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं। ठीक है। बुक में ज्यादा रिपीटेशन है। ठीक है। वो लड़की करेगा, आज चैप्टर पूरा करेंगे भाई, ये इंट्रोडक्शन है। टॉपिक तो अभी जो है वो है, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन, उस पर तो अभी हम गए ही नहीं है। ये तो घूम फिर के वही बात चल रही है कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। रिएक्शन फॉरवर्ड तेज था, स्लो हुआ, बैकवर्ड निग्लिजिबल था, तेज हुआ, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कांस्टेंट। यही तो हो रहा है। ग्राफ में रिएक्टेंट कम हुआ, प्रोडक्ट बढ़ा, कंसंट्रेशन फिक्स हुई। इसके अलावा हमने किया क्या? आज वही तो किया है। सारी बातें बुक ने क्या किया है? बार बार रिपीट किया, नथिंग एल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अभी ये शुरुआत है बेटा, अभी तो खेल शुरू हुआ है, ट्रेलर है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? केमिकल डायनामिक क्यों होगा भाई? रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, टकरा के, कोलाइड करके। ठीक है। फिर क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट टकरा के क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट। तो क्योंकि दो इक्वल और अपोजिट प्रोसेस हो रहे हैं, पर वो क्या है? मोशन में, मूविंग है। तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? डायनामिक। इक्वल रिएक्शन रेट, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? यही चीज हम दोबारा कह रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड का क्या होगा? बराबर होगा। इसमें कोई नई बात है? नई बात ये थी कंसंट्रेशन कांस्टेंट। आपको ये भी अभी कोई 10वीं मरतबा हम बोल रहे हैं कि भाई जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? पर एक चीज ध्यान रखनी है, कांस्टेंट होगी, नॉट नेसेसरीली इक्वल। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट जो है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो? इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल। इसका कभी मतलब ये नहीं होता। अगर ऐसा होता
अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होती तो केसी का वैल्यू हमेशा क्या आता, 1 आता। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड करते हमेशा क्या आता, 1 आता। पर आपने देखा है कभी 1 वैल्यू नहीं, तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक जितने नहीं होते। हाँ, कभी अगर ऐसा हो जाए कि भाई इक्विलिब्रियम पे 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है या इक्वल अमाउंट में मौजूद है, तो फिर क्या होगा, केसी का वैल्यू बनाएगा। क्लोज कंटेनर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या जरूरी है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्टेंट दो गैसेस हैं, अगर रिएक्टेंट दो लिक्विड हैं, अगर रिएक्टेंट लिक्विड गैस है, लिक्विड सॉलिड है, तो हर किसी के निकलने की उड़ने की रफ्तार क्या होती है, चेंज होती है। रफ्तार क्या होती है, चेंज होती है। इस वजह से जरूरी है कि डिब्बा जो है वो बंद होना। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन कि सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकता है। किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, रिवर्सिबल नहीं हो सकता। नो मैक्रोस्कोपिक चेंज, यानी जो आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर्टी, क्या दिखाई देता है आपको, वॉल्यूम क्या दिखाई देता है, प्रेशर दिखाई नहीं देता, तो मेजर कर सकते हैं। जो हम इजिली मेजर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज करते हैं। कलर दिखाई देता है, कलर चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो, थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर चेंज ना हो, तो ये प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। नो मैक्रोस्कोपिक चेंज, यानी देयर इज नो विजिबल मेजरेबल चेंज इन प्रॉपर्टीज लाइक कलर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम इज नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम किस में होता है, रिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल में? तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट होता है? तो कभी भी जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो वहां पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ना रिएक्टेंट की पूरी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ना प्रोडक्ट पूरा रिएक्टेंट में। दोनों इक्विलिब्रियम में मौजूद होंगे फिक्स अमाउंट में। फिर कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट बहुत कम, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, रिएक्टेंट बहुत कम, या रिएक्टेंट भी अच्छी तादाद में, प्रोडक्ट भी अच्छी तादाद में। तो देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज, पर जितनी भी अमाउंट होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। आगे क्या चीज है कि रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, अब ये जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, हम जब एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जो शुरुआत में क्या होता है, तेज होता है, आस्ता आस्ता धीमा पड़ता जाता है। फिर एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है जो आस्ता आस्ता तेज होता जाता है। फिर क्या होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। यानी हम अज्यूम करें कि पहले फॉरवर्ड तेज था, फिर बैकवर्ड तेज हुआ, फिर बैकवर्ड रिएक्शन ने आके इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश किया। यानी हम बताने के टाइम ये बता रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है वो बैकवर्ड यानी प्रोडक्ट साइड से हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपका इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड से भी एस्टेब्लिश हो सकता है, प्रोडक्ट साइड से भी एस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप रिएक्टेंट साइड से एस्टेब्लिश कर सकें या प्रोडक्ट साइड, आप दोनों साइड से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ फिक्स एड, यानी ये केसी का वैल्यू है, केसी का वैल्यू जब तक टेम्परेचर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ली-चैटली प्रिंसिपल अगर अप्लाई करते हैं, क्या कहता है कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आखिरी बात, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब बाय कैटलिस्ट एंड। आज के लिए काफी है, अभी जाएं ब्रेक पर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, पिकर्स मिल जाएंगी आपको बेटा।